फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को साइंस में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे होंगे और सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो गए होंगे और आने वाले किसी भी एग्जाम्स में आप लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में आए होते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो का रिवीजन ज़रूर बार बार किया करें। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा औषधियाँ टॉपिक है। तो औषधि से कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में किया है, तो आप लोग जो लोग वीडियो ना देखे हो वो लोग प्लीज़ पिछला वीडियो जाके एक बार देख लें, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निश्चेतक तथा सामक औषधियाँ हैं? आपको बताना इनमें से निश्चेतक और सामक औषधियाँ कौन सी हैं। क्लोरोफार्म, कोकेन, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन से इसमें निश्चेतक या सामक औषधियाँ हैं। तो निश्चेतक और सामक औषधियाँ वो होती हैं जो निश्चेतक संवेदना को कम करने में प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्लोरोफार्म, कोकेन, ये सारे आपके निश्चेतक और सामक औषधियाँ हैं। और शुद्ध क्लोरोफार्म का जो है हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। 1 व 2 दोनों, ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चेतक में निम्न में से किसका मिश्रण पाया जाता है? निश्चेतक में किसका मिश्रण पाया जाता है? क्लोरोफार्म और एथिलीन, क्लोरोफार्म और ईथर, प्रोपेन और ईथर, क्लोरोफार्म और ब्यूटेन। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा हो सकता है। तो निश्चेतक जो होता है वो संवेदना को कम करने में प्रयुक्त होने वाला होता है, और क्लोरोफार्म और कोकेन जो है ये निश्चेतक औषधियाँ हैं। और शुद्ध क्लोरोफार्म का हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और आजकल क्लोरोफार्म तथा 30% ईथर क्लोरोफार्म में होता है और 30% आपका ईथर जो होता है, इसके मिश्रण का प्रयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। और इनका उपयोग साधारणतः ऑपरेशन में या दांत उखाड़ने में किया जाता है, और इन्हें स्थानीय निश्चेतक भी कहते हैं। और त्वचा पर लगाने पर ये एनेस्थीसिया जो बेहोशी वाली होती है, ये त्वचा को चेतना शून्य कर देता है। त्वचा पे जब इसको लगाते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें एकदम शून्य हो जाती हैं। और निद्रा हेतु वेरोनल, सल्फोनल और डायजीपास आदि दवाएं जो है काम में आती हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। क्लोरोफार्म और ईथल जो होता है ये निश्चेतक का मिश्रण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निद्रा के लिए निम्न में से कौन सी दवाई उपयोग की जाती है? बेरोनल, सल्फोनल, डायजीपाम, उपयोग सभी। तो चलिए इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया, तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो निश्चेतक संवेदना को कम करने में प्रयुक्त होता है, और क्लोरोफार्म और कोकेन जो है आपका निश्चेतक या सामक औषधियाँ हैं। शुद्ध क्लोरोफार्म जो होता है वो हृदय पर बुरा प्रभाव डालता है। और आजकल जो क्लोरोफार्म है और 30% उसमें ईथर के मिश्रण मिलाकर ही निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका जो निश्चेतक का जो यूज़ होता है वो साधारण ऑपरेशन और दांत उखाड़ने में किया जाता है, जिसे हम अस्थायी निश्चेतक भी कहते हैं। और निद्रा के लिए जो होती दवाई वो बेरोनल, सल्फोनल, डायजीपाम आदि दवाएं जो है ये निद्रा के लिए काम में आती हैं। तो आपका इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा, आपका आप सभी जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी औषधियाँ केंद्रीय नाड़ी संस्थान के उच्च केंद्रों पर प्रभाव डालती हैं और कुछ समय के लिए चिंताओं को दूर कर देती हैं? लुपिनल, इक्विनिल, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसमें से कौन सी औषधियाँ हैं जो केंद्रीय नाड़ी संस्थान के उच्च केंद्रों पर प्रभाव डालती हैं और कुछ समय के लिए चिंताओं को दूर कर देती हैं। चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ट्रैंक्विलाइजर्स और हिप्नोटिक्स, ये औषधियाँ जो होती हैं ये केंद्रीय नाड़ी संस्थान के उच्च केंद्रों पर प्रभाव डालती हैं और कुछ समय के लिए चिंताओं को भी दूर कर देती हैं। और इनमें जो आपकी दवा है वो लुपिनल और इक्वेलिन, ये सारी 2 दवाएं हैं आपकी नाड़ी संस्थान के उच्च केंद्रों पर प्रभाव डालती है, और ये ट्रैंक्विलाइजर्स और हिप्नोटिक्स के अंतर्गत आती हैं। ये आपका आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी आईएएस मेंस में आया हुआ है। तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एंटीसेप्टिक औषधियाँ हैं, एंटीसेप्टिक औषधियाँ कौन सी हैं? एक्रीफ्लेमिन, पोटेशियम परमैंगनेट, मर्क्यूरी क्लोराइड, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो एंटीसेप्टिक जो होता है उसे हम प्रतिरोधी भी कहते हैं, और प्रतिरोधी जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवों का विकास रोकते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, परंतु जीवित मानव ऊतकों पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। और ये दवाएं जो होती हैं शरीर के घावों को धोने तथा उन्हें ठीक करने में काम आती हैं, जैसे क्लोरामीन,
क्रोम, फिनोल, टिंचर, आयोडीन, ये सब जो है ये घावों को धोने में, उनके उपचार में, रोगाणुनाशक में, कीटाणुनाशक के रूप में काम आते हैं। जैसे आपका क्लोरोमीन जो होता है वो आपका घाव को धोने में यूज़ होता है। मरक्यूक्रोम जो होता है ये उनके उपचार में होता है। फिनॉल जो होता है ये रोगाणुनाशक के रूप में होता है। और आपका टिंचर आयोडीन जो होता है ये कीटाणुनाशक के रूप में काम में आते हैं। और आपका एक्रीफ्लेमिन, पोटेशियम परमैंगनेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है ये सारी आपकी एंटीसेप्टिक औषधियाँ हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जर्मीसाइड या जर्मनाशी औषधियाँ हैं। डीडीटी, पैराथियान, थायोडान, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना इनमें से जर्मीनाशी या जर्मनाशी औषधियाँ कौन सा है। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो जर्मीसाइड या जर्मनाशी क्या होता है। ये वे पदार्थ होते हैं जो रोगाणुओं, फंजाई और वायरस को नष्ट कर देते हैं। जैसे डीडीटी, 2,4-D, एंड्रीन, पैराथियान, थायोडान, डाइमेक्रॉन, स्टेप्टोसाइक्लिन, ये सारे आपके जर्मनाशी होते हैं। और एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन के रूप में प्रतिरोधी, संक्रमणहारी तथा जर्मनाशी के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। जैसे जल में फिनॉल का 0.2% विलयन प्रतिरोधी होता है, और जबकि 1% विलयन जो होता है ये संक्रमणहारी होता है, और 1.3% विलयन जो होता है ये जर्मनाशी होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। डीडीटी, पैराथियान, थायोडान, ये सारा आपका जर्मनाशी या जर्मीसाइड औषधियाँ हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ निम्न में से किसके द्वारा बनाई जाती हैं। जीवाणुओं के मोल्ड्स, फंजाई, बैक्टीरिया, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक जो दवाएं हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वे औषधियाँ होती हैं जो कुछ निश्चित जीवाणुओं के मोल्ड्स, फंजाई या बैक्टीरिया आदि से बनाई जाती हैं, और ये औषधियाँ दूसरे जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करती हैं। मध्यम के सामान्य घटकों से सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न कोई विलेय रासायनिक पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है अथवा नष्ट कर देता है प्रतिजैविक कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। और कॉको द्वारा जो उत्पन्न प्रतिजैविक में केवल पेनिसिलिन है जो पहला ज्ञात एंटीबायोटिक है, और जिसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और इसका उपयोग निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और गले की खराश आदि के उपचार के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। जीवाणु के मोल्ड्स, फंजाई और बैक्टीरिया, इन सारों के द्वारा आपका एंटीबायोटिक और या प्रतिजैविक औषधियाँ प्राप्त की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। हॉफमैन, सीनदमैन, वांड्रा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, इसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए आंसर जल्दी से दीजिए क्या हो सकता है। तो मैंने बताया कि प्रतिजैविक औषधियाँ जो होती हैं ये कुछ निश्चित जीवाणुओं के मोल्ड्स, फंजाई, बैक्टीरिया इत्यादि से बनाई जाती हैं, और ये औषधियाँ दूसरे जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करती हैं, और माध्यम के समान घटकों से सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न कोई विलेय रासायनिक पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है अथवा नष्ट कर देता है प्रतिजैविक कहलाता है। और कॉको द्वारा जो उत्पन्न प्रतिजैविकों में केवल पेनिसिलिन है जो पहला ज्ञात एंटीबायोटिक है, जिसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और इसका उपयोग निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, गले की खराश आदि के उपचार हेतु किया जाता है। और जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अधिकांश एंटीबायोटिक्स पॉलीपेप्टाइड है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्राइक्लिन आदि, ये सारी जो है आपका इसमें जीवाणु द्वारा एंटीबायोटिक्स हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो उपयोग होता है वो टीबी के उपचार के लिए या तपेदिक के उपचार के लिए किया जाता है। और जीवाणुओं को निष्प्रभावी करने वाले पदार्थ जो होते हैं उसको एंटीबैक्टीरियल कहते हैं, और कवकों को निष्प्रभावी करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको एंटीफंगल कहते हैं, और वायरस को प्रभावहीन करने वाले को एंटीवायरल कहते हैं, और ट्यूमर को प्रभावहीन करने वाले पदार्थ को एंटी ट्यूमरस कहते हैं। तो आपका इसमें पेनिसिलिन की खोज बताना था, तो पेनिसिलिन की खोज जो है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूमर को प्रभावहीन करने वाले पदार्थ को कहते हैं एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटी ट्यूमरस। तो चलिए इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया, तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो हमने बताया कि जीवाणुओं को निष्प्रभावी करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। ये जीवाणुओं का जो प्रभाव होता है उसको निष्प्रभाव कर देते हैं। इस पदार्थ को एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। और आपका जो कवकों को निष्प्रभावी करते हैं वो एंटीफंगल होते हैं। फंगल से आप समझ सकते हैं कवक, फंजाई ये सब होते हैं। तो जो कवकों को निष्प्रभावी करने वाले होते हैं पदार्थ उनको हम एंटीफंगल कहते हैं।
और आपका वायरस को प्रभावहीन करने वाले को हम एंटीवायरल कहते हैं, और आपका जो ट्यूमर को प्रभावहीन बनाता है वो एंटी ट्यूमरस हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरफेरॉन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? आइजैक लिंडेनमान, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है इंटरफेरॉन की खोज किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इंटरफेरॉन जो है ये वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित प्रोटीन होता है, और जो अन्य स्वास्थ्य कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। और इनकी जो खोज है वो आइजैक एवं लिंडेनमान दोनों ने मिलकर 1957 में किया था, 1957 में किया था। और इंटरफेरॉन द्वारा विषाणुओं से सुरक्षा अवशिष्ट होती है, क्योंकि किसी एक वायरस द्वारा प्रेरित इंटरफेरॉन अन्य विषाणुओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। इंटरफेरॉन की जो खोज है वो आइजैक और लिंडेनमान ने 1957 ईस्वी में किया था। ओके, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंटरफेरॉन के प्रकारों में शामिल है? इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, उद्दीपित, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो इंटरफेरॉन के प्रकार में शामिल है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है। तो इंटरफेरॉन जो है ये वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित हुए प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वास्थ्य कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इनकी खोज आइजैक और लिंडेनमान ने 1957 ईस्वी में किया। इंटरफेरॉन द्वारा विषाणुओं से सुरक्षा अवशिष्ट होती है, क्योंकि किसी एक वायरस द्वारा प्रेरित इंटरफेरॉन अन्य विषाणुओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और इंटरफेरॉन जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और उद्दीपित, जिसे गामा इंटरफेरॉन भी कहते हैं। और आपका तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। और इंटरफेरॉन अल्फा जो होता है ये WBC द्वारा उत्पादित होता है। इंटरफेरॉन अल्फा जो होता है WBC द्वारा उत्पादित होता है, और इंटरफेरॉन बीटा जो होता है ये आपका तंतुकोर द्वारा होता है। और उद्दीपित या इसको जो हम गामा बोल सकते हैं, इंटरफेरॉन गामा जो बोलते हैं, इसको हम टी लिम्फोसाइट द्वारा इंटरफेरॉन का उत्पादन होता है, जिसे प्रतिरक्षा इंटरफेरॉन भी कहते हैं। उद्दीपित को प्रतिरक्षा इंटरफेरॉन भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरफेरॉन का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ई कोली, खमीर, स्तनपायी कोशिका कल्चरों से उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो इंटरफेरॉन है उसका उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इंटरफेरॉन जो होता है ये प्राकृतिक मारक कोशिकाओं की कोशिका आविषालु क्रिया को बढ़ाते हैं, और इनकी कोशिकाएं कुछ प्रकार के ट्यूमर्स की भी वृद्धि रोकते हैं। ऐसे ट्यूमर्स के उपचार के लिए अत्यधिक महंगा होने के बावजूद इंटरफेरॉन का उपयोग हो रहा है। इंटरफेरॉन का जो उत्पादन है पहले दाता रुधिर से विलगित श्वेत कोशिकाओं द्वारा और तथा मूसक तंतुकोरक कल्चरों से होता था, लेकिन अब जो है इंटरफेरॉन का उत्पादन ई कोली, खमीर और स्तनपायी कोशिका कल्चरों से किया जाता है। ये भी आपका IAS मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे भी रिलेटेड, इंटरफेरॉन से रिलेटेड, तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आपका ई कोली, खमीर और स्तनपायी तीनों हो जाएगा। पहले आपका जो दाता रुधिर होते थे उनके विलगित WBC द्वारा और मूसक तंतुकोरक द्वारा प्राप्त होता था, लेकिन अब इंटरफेरॉन जो उत्पादन करता है वो ई कोली, खमीर और स्तनपायी कोशिका कल्चरों से प्राप्त करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निमोनिया तथा गलघोटू के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपयोग की जाती है? लुपिनल, इक्वेनिल, टाफरेलिन, सल्फा ड्रग्स। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। गलघोटू और निमोनिया के लिए कौन सी दवा यूज़ की जाती है? तो अधिकतर जो सल्फा ड्रग्स जो होते हैं वो सल्फोनिलेमाइड अथवा इससे भी उत्पन्न यौगिक होते हैं, जो निमोनिया, गलघोटू तथा अन्य प्रकार के रोगों को दूर करने में औषधि का काम करते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य सल्फा ड्रग्स जो होते हैं जैसे सल्फापिरिडीन, ये निमोनिया के लिए होते हैं। सल्फाडाइजीन, सल्फाग्वानिडीन जो होते हैं ये दस्त बंद करने की दवा होते हैं। और सल्फाथाइजॉल ये सारे स्टेटोकोकस बैक्टीरिया से उत्पन्न संक्रमण रोगों के विरुद्ध उपयोग की जाती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका सल्फर ड्रग्स जो है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, और आपका निमोनिया और गलघोटू मतलब घेंघा रोग जो होता है उसे हम गलघोटू भी कहते हैं, इसके लिए आपका सल्फर ड्रग्स जो औषधि होता है ये उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदयाघात और हाइपरटेंशन के उपचार के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?
प्रोपेनोलोल, क्यूनोन, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है, कौन सी औषधि है जो हृदयाघात और हाइपरटेंशन के उपचार के लिए किया जाता है। तो ऐसी औषधियाँ डिज़ाइन करना जो लक्ष्य अणुओं के क्रांतिक स्थलों से आबद्ध होकर इन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, उन्हें हम औषधीय डिज़ाइनिंग कहते हैं। और इसमें जो आपका प्रोपेनोलोल जो है, जिसका उपयोग हम हृदयाघात या हाइपरटेंशन के उपचार में किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। प्रोपेनोलोल जो होता है ये आपका हृदयाघात और आपका हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनोलोल औषधि की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? जे ब्लैक, फ्लेमिंग, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो अभी मैंने बताया कि प्रोपेनोलोल जो होता है ये आपका हृदयाघात और हाइपरटेंशन के उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला औषधि है। और इस औषधि की जो खोज है वो जे ब्लैक को सन 1988 ईस्वी में किए थे, और इनको शरीर क्रिया विज्ञान और औषधि का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। प्रोपेनोलोल औषधि की खोज जे ब्लैक ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय व्याधियां निम्न में से किन हार्मोनों के आधिक्य के कारण उत्पन्न होती हैं? नार एपिनेफ्रीन, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है हृदय में जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती हैं। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो वह औषधियाँ जो ऐसे औषधियों का डिज़ाइन करना जो लक्ष्य अणुओं के क्रांतिक स्थलों से आबद्ध होकर इन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, औषधि डिज़ाइनिंग कहलाते हैं। जैसे प्रोपेनोलोल, और इसका उपयोग हृदयाघात और हाइपरटेंशन के उपचार में किया जाता है। और इसका जो खोज है वो जे ब्लैक को सन 1988 ईस्वी में शरीर क्रिया विज्ञान और औषधि का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और हृदय व्याधियाँ मुख्यतः नार एपिनेफ्रीन नामक हार्मोनों के अधिक के कारण उत्पन्न होती है। और ये हार्मोन जो होते हैं दो ग्राहियों के मध्य में कार्य करते हैं, जिन्हें अल्फा ग्राही और बीटा ग्राही कहते हैं। प्रोपेनोलोल जो होते हैं बीटा ग्राही को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसके कारण इन हार्मोनों की क्रियाएं बाधित हो जाती हैं। और दूसरी औषधि जो होती है सिमेटिडीन कहलाती है, और हिस्टामिन के यष्टु ग्राही को अवरुद्ध करती है। और जो आपका यष्टु ग्राही ये आमाशय के आस्तर में पाया जाता है। और हिस्टामिन जो आमाशय में HCl के निर्मोचन को प्रेरित करता है, जिसके कारण आमाशय अल्सरों का विकास होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। हृदय व्याधियाँ जो होती हैं ये नार एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन दोनों के कारण उत्पन्न होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली पेट किस दवा को लेने से पेट की दीवारों पर घाव हो जाता है? क्यूनिन, एमेटिन, एस्प्रिन, प्रोपेनोलोल। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? खाली पेट कौन सी दवा लेने से आपके पेट की दीवार पे घाव बन जाता है? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो जो औषधियाँ होती हैं वो लाभदायक के साथ साथ हानिकारक प्रभाव भी डालती हैं। और इसमें से कुछ जो विभिन्न प्रकार की जो दवाएं जो हानिकारक प्रभाव डालती हैं, जैसे इसके उप प्रभाव साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये औषधियों को चिकित्सीय मात्रा में देने से भी हो सकते हैं। जैसे एंट्रोपिन से मुंह सूखने लगता है, और एक स्थिति यह प्रभाव लाभदायक और दूसरी स्थिति हानिकारक हो सकता है। और इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ता है, ये औषधियाँ जो होती हैं वो चिकित्सक मात्रा में देने से होता है। यदि औषधि देने से काफ़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है तो औषधि देना बंद कर दें। जैसे पैरा एमिनो सैलिसिलिक अम्ल जो होती हैं इस औषधि से उल्टी और दस्त होने लगते हैं। और इसका कुछ टॉक्सिन्स प्रभाव भी होता है जो औषधियों को अधिक मात्रा में बार बार देने से होता है। जैसे मार्फिन से सांस लेने की क्रिया का पक्षाघात हो जाता है। डाईहाइड्रोस्टेप्टोमाइसिन के अधिक उपयोग से व्यक्ति बहरा हो जाता है। और खाली पेट एस्प्रिन लेने से पेट की दीवारों पर घाव हो जाता है। तो ये सारा आपका लाभदायक दवाएं तो लाभदायक हैं, लेकिन उसकी मात्रा ज़्यादा लेने से या गलत तरीके लेने से उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो आप लोग किसी भी दवा को यूज़ करने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह को जान लीजिएगा कि क्या हो सकता है। तो खाली पेट आपका एस्प्रिन लेने से दीवारों पर घाव बन जाता है, पेट की दीवारों पे। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी औषधि एड्स के उपचार के लिए हाल ही में विकसित की गई? एजिडोथाइमिडीन, एपिनेफ्रीन, एटाब्रिन, सल्फाडाइजीन। तो आपको बताना इनमें से कौन सी औषधि है जो हाल ही में जो हम एड्स के लिए उपचार के लिए विकसित की गई। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर
फर्स्ट है राइट हो जाएगा एजीडोथाइमिडीन। आज हाल ही में जो एजीडोथाइमिडीन जो नाम का प्रचलित औषधि दवा है, ये आपके एड्स के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा एजीडोथाइमिडीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीमोथेरेपी शब्द का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? कैंसर, किडनी स्टोन, निमोनिया, टीबी। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, आपको पता होगा, ये तो आप ज़्यादा ही सुनते हैं न्यूज़ में कीमोथेरेपी, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो कुछ रसायन चिकित्सा कारक भी होते हैं परपोषी ऊतकों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना जीवित शरीर में सूक्ष्म जीवों और अन्य परजीवों को नष्ट करने के लिए विशिष्ट रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना जो होता है, ये रसायन चिकित्सा कहलाता है। और आजकल जो इस शब्द कीमोथेरेपी का जो प्रयोग होता है वो कैंसर जैसे दुर्गम ऊतकों के रासायनिक संहार के लिए भी किया जाता है। और रसायन चिकित्सा के लिए कुछ प्रमुख परजीवी और उसके औषधियाँ भी हैं, जैसे मलेरिया परजीवी के लिए क्यूनिन, एटावरिन, क्लोरोविन, ये सारे आपके मलेरिया परजीवी के हैं। और अमीबी अतिसार के लिए इमेटिन, क्यूनोलिन, ये सारे हैं। पेचिस और जीवाणु संक्रमण के लिए सल्फागोनिडीन होता है और निमोनिया के लिए सल्फाडाइजीन होता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? कीमोथेरेपी जो है ये आपके कैंसर के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। अमीबी अतिसार के लिए निम्न में से कौन सी औषधि उपयोगी है? एमेटिन, क्यूनोलिन व्युत्पन्न, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि कुछ जो रसायन चिकित्सक होते हैं वो प्रमुख परजीवी और उनके अनुरूप जो औषधियाँ होती हैं वो होती हैं, कुछ औषधियाँ और उनके अनुरूप परजीवी भी होते हैं। तो मलेरिया परजीवी के लिए क्यूनिन, एंट्रापिन और क्लोरोक्विन होती हैं। अमीबी अतिसार के लिए एमेटिन, क्यूनोलिन व्युत्पन्न और पेचिस और जीवाणु संक्रमण के लिए सल्फाग्वालिडीन होती है और निमोनिया के लिए सल्फाडाइजीन होती हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। अमीबी अतिसार के लिए जो परजीवी अमीबी अतिसार का है वो एमेटिन और क्यूनोलिन व्युत्पन्न जो है, ये दोनों आपका औषधियाँ अमीबी अतिसार के लिए है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, रिवीजन ज़रूर किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।